everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पूरे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. सो प्लीज़ मेक श्योर पूरे वीडियो के थ्रू आपकी अटेंशन रहे. राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो ये थे जीन पियाजे and Jean Piaget gave the theory of cognitive development. He was a Swiss psychologist. ठीक है, अब cognitive development, cognition का मतलब काफ़ी बारी बता चुकी हूँ मैं आपको पुरानी वीडियोस में. होता है जिसमें processes involved होते हैं, जैसे think करना, decision make करना, अपने environment के around क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में sense make करना. all of these things are involved in your कॉग्निटिव एबिलिटीज. ठीक है, तो पियाजे ने बोला था कि यूनिवर्सल स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम जो इन्होंने स्टेजेस दी थी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनको लगता था कि अक्रॉस एवरी कल्चर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हर एक बच्चा जो कॉग्निटिवली डेवलप हो रहा होता है वो इन्हीं स्टेजेस के थ्रू होता हुआ जाता है. whereas there was another psychologist जिनका नाम था वाइगोट्स्काई, जिनकी थ्योरी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली. उनकी थ्योरी हम इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो शाम को वीडियो आएगी वील डिस्कस देयर थ्योरी एट दैट टाइम एज वेल. सो वाइगोट्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, वाइगोट्स्काई का व्यू था कि भाई जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करती है. एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं. बट ये पियाजे ने तो बोला कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल. सो लेट अस फोकस नाउ ऑन पियाजे. अब पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन, कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं अपनी थिंकिंग को, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को. सो वील कवर दिस कॉन्सेप्ट एंड देन वील मूव ऑन टू डिस्कसिंग द स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन में हम जो है दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं, या देयर कैन बी टू वेज थ्रू विच वी कैन डू द अडेप्टेशन, आइदर थ्रू एसिमिलेशन और थ्रू अकोमोडेशन. अब एसिमिलेशन में क्या होता है, हम अपनी करंट स्कीम्स, इसको आप स्कीमाज ही समझिए. स्कीमाज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल साइकोलॉजी का जब पेपर कवर कर रहे थे. इफ यू रिमेंबर, स्कीमाज क्या थे, मेंटल फ्रेमवर्क्स थे ना, जो हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें उनके बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम बना के रख रहे हैं कि भाई अगर मेरे कल्चर में कोई मैरिज होनी है तो उस मैरिज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड मेरे मन में स्कीमाज बने हुए रहते हैं. राइट, सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन में, एसिमिलेशन में क्या होता है, हम अपने करंट स्कीम्स को यूज करें टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो जो स्कीमास हमारे माइंड में ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं स्कीम्स, उन्हीं स्कीमास को यूज करते हुए मैं अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरप्रेट कर रही हूँ और अडेप्ट कर रही हूँ. तो यहाँ पे क्या आएगी, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम जब होता है ना, जब एक बैलेंस बना रहे आउटसाइड और इनसाइड फैक्टर्स में. तो मेरे करंट स्कीमास ही अगर यूज हो जाएंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने में तो एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा. बट व्हाट हैपेंस इन अकोमोडेशन, अकोमोडेशन प्रॉम्प्ट होता है बाय डिसइक्विलिब्रियम, जब कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आ जाए. इम्बैलेंस कब आएगा कि भाई मेरी एक स्कीम बनी हुई थी किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, पर जब मैं इन्वायरमेंट में गई मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली और वो इंफॉर्मेशन जो है मेरी करंट स्कीम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी. तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो करंट स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, उसको एडजस्ट करूंगी, नई स्कीम्स बनाऊंगी बेस्ड ऑन व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग, ताकि मैं अपने इन्वायरमेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकूं, ज्यादा अच्छे तरीके से फिट इन कर सकूं. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम ट्राइंग टू रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम बाय अकोमोडेटिंग. पुरानी स्कीम्स को एडजस्ट कर रही हूँ, नई स्कीम्स बना रही हूँ अपने इन्वायरमेंट में फिट इन होने में. तो अकोमोडेशन इज कि जब आप अपनी पुरानी स्कीम्स को एडजस्ट करके नई स्कीम्स बनाते हो. एसिमिलेशन इज कि आप अपनी पुरानी और करंट स्कीम्स ही यूज करे जा रहे हो एनवायरनमेंट को जो है इंटरप्रेट करने में. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स, प्लीज इनमें कंफ्यूज नहीं होना. ओके, all right, now we'll move on to the cognitive development stages given by Piaget. तो उन्होंने 4 stages दिए थे, sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational and formal operational stage. He said कि हर एक बच्चा cognitive development करते हुए इन्हीं stages से होते हुए जाता है. So sensory motor stage जो है it is from birth to 2 years. ठीक है, pre-operational is 2 to 7 years.
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11 साल के बच्चों में, और फॉर्मल ऑपरेशन होती है 12 साल से लेके आपके अडल्टहुड तक या लाइफ टाइम के तक बच्चों में, ठीक है, 12 एंड अप जो भी है अडोलेसेंस तक। सो ये स्टेजेस हैं, लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, तो जस्ट इमेजिन कि जो बच्चा जस्ट अभी जिसने बर्थ ही लिया है, वो उसकी क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी, ठीक है। द चाइल्ड इज जस्ट यूजिंग देयर सेंसेस, उनके जो जो सेंसेस हैं, जो जो अपने हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स वो कर सकते हैं, अपने सेंसेस और अपने मोटर स्किल्स से ही बच्चा अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है सेंसरी मोटर स्टेज में। सो दैट इज व्हाई इफ यू वुड नोटिस इसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर, यानी कि सेंसेस और मोटर स्किल्स को यूज करते हुए द चाइल्ड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड जिसमें वो अचानक से अभी आ गया है, ठीक है। और ये सेंसरी मोटर स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसके टूवर्ड्स द एंड जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। तो शुरुआत में बर्थ के वक्त या शुरुआती 1 साल में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, लेकिन बाय 2 इयर्स जब तक ये स्टेज जो है एक सॉर्ट ऑफ एंड होती है सेंसरी मोटर स्टेज, उस वक्त तक जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है, तो कई बार हम बच्चों को ऐसे करते हैं ना कि टॉय उनको दिखाते हैं, बहुत छोटे बच्चों को कोई टॉय दिखा रहे हैं और वो बच्चा फिर उसके बाद देखता है उस टॉय को, एंड फिर उस टॉय को हम सडनली अपने जो है बैक पे ले जाते हैं या पीछे उससे कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, और फिर हम उसे बोलते हैं कि अरे टॉय तो गायब हो गया, टॉय तो नहीं मिल रहा। एंड द चाइल्ड ऑल्सो थिंक्स कि जो चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, ठीक है। शुरुआत में सेंसरी मोटर स्टेज में ये चीज काम करती है, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में डेवलप हो जाती है, यानी कि उनको ये सेंस हो जाती है कि अगर ये चीज मैं देख नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसने अपनी कमर के पीछे छुपा रखी है उस चीज को, ठीक है, या उसने कहीं और बेड के पीछे छुपा रखा है उस चीज को। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इफ आई एम नॉट एबल टू सी समथिंग दैट डजंट मीन दैट दैट पर्टिकुलर थिंग डजंट एग्जिस्ट। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है बाय द सेंसरी मोटर स्टेज। फिर बच्चा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 2 to 6 इयर्स। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड मेजरली जो है उसकी लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू होती है, ठीक है, लैंग्वेज पे फोकस होता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू होती है, एक सिंबॉलिक थॉट डेवलप होनी शुरू होती है। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या है कि अभी तक जो चीजें वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में देख रहे थे, अभी वो उन चीजों की एक मेंटल इमेज भी बना पा रहे हैं, ठीक है, दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ फॉर्म अ मेंटल इमेज। तो इसी सिंबॉलिक थिंकिंग को कभी कभी हम ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि वॉट एवर दे आर सीइंग इन देयर एनवायरमेंट, या अगर लैंग्वेज से उनको बोला जा रहा है कैट, तो वो उसकी एक मेंटल इमेज भी बना पा रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इस ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन या इस सिंबॉलिक थिंकिंग को और इन्हांस करने के लिए उनको ज्यादा मैप्स, ज्यादा पिक्चर्स और ये सारी चीजें दिखाई जाती है। एंड इफ यू वुड नोटिस जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी जो स्कूल की बुक्स होती हैं, दे उसमें रिटन टेक्स्ट कम होता है बट दे हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स होती है इतनी सारी पिक्चर्स के साथ। वाई, ताकि उनकी ये ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन की स्किल और होन हो पाए और डेवलप और इन्हांस हो पाए। सेकेंडली, थोड़ा बहुत लैंग्वेज यूसेज अब शुरू होने लगता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा लैंग्वेज यूज करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टेज में एक और चीज होती है, मेक बिलीव प्ले। आई होप आप लोग ये चीजें कहीं ना कहीं नोट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ इस फ्लो चार्ट में नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम सेइंग, ठीक है। तो मेक बिलीव प्ले एक चीज जो है वो होने लगती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मेक बिलीव प्ले क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे घर घर खेल रहे हैं, या मे बी किचन किचन खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेक बिलीव प्ले, जहाँ पे वो एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये रोल करना, मैं ये रोल करूंगी, एंड देन वील डू इट लाइक दैट, और एक इमेजिनरी ड्रामा होता है। सो उनका ये जो मेक बिलीव प्ले होता है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है, डेवलप्ड होने लगता है, और सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा कम होता है, ठीक है। बाकी और लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं वो अपने मेक बिलीव प्ले में। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब क्या कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। सो इवन दो
उनकी सिंबॉलिक थिंकिंग हो गई है, यानी कि वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन कुछ कुछ चीजों की कर पा रहे हैं। लेकिन एक लिमिटेशन होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देख पाते। दे आर ओनली एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कभी आपने देखा है छोटे बच्चों को, जैसे अगर उनके पेरेंट्स होते हैं तो जिनको मम्मा पापा बुलाते हैं, अगर आप उनके मम्मा पापा को उनके नाम से बुलाओ या उनको बोलो कि अरे इनका नाम तो ये है या ये तो मेरे चाचू लगते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो मम्मा ही है। सो अगर वो लेडी उन बच्चों की मम्मा है तो सबके लिए वो लेडी मम्मा ही है फॉर देम, ठीक है। दैट इज दैट ईगोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नहीं देख पाते, ठीक है। सेकेंडली एक लिमिटेशन होती है सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन क्या होता है कि वो कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो उसकी सिर्फ एक ही क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी सारी क्वालिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एक ही क्वालिटी पे सॉर्ट ऑफ सेंट्रेटेड या फिक्सेटेड हो जाते हैं, ठीक है। वो होता है सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक और होता है उनके साथ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी और उसके बाद हम समझेंगे कि उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये दो जार्स हैं, ठीक है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि इनमें से कौन से जार में ज्यादा पानी है, जल्दी बताओ कौन से जार में ज्यादा पानी है। सो अब आप लोगों में से आई हो कि मोस्टली का आंसर यही है कि भाई दोनों में इक्वली पानी है। ये जार थोड़ा शॉर्ट एंड थिक है और ये जार थोड़ा लॉन्ग एंड स्लिम है, तो इसीलिए ये लंबा लग रहा है देखने में, बट एक्चुअली दोनों में इक्वल पानी है। लेकिन जो चाइल्ड एक प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, अगर हम उसे इन दोनों जार्स या इन दोनों ग्लासेस में जूस ऑफर करेंगे, द चाइल्ड विल ऑलवेज चूज दिस लॉन्ग एंड स्लेंडर ग्लास। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें ज्यादा है और इसमें तो कम है जूस, तो मुझे ज्यादा वाला जूस चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हो गई, दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू कंजर्वेशन, ठीक है। उसके पास ये जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम लोगों में डेवलप हो रखा है कि भाई दोनों में सेम ही है, बस एक लंबा है तो इसलिए ज्यादा लग रहा है, एक छोटा और थोड़ा थिक है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में मिसिंग होता है, ठीक है, उसमें नहीं होता। तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है उन लोगों की, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहे, ठीक है, कंजर्वेशन नहीं कर पाते, सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि किसी एक एस्पेक्ट किसी एक फीचर पे ही फोकस करेंगे, दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। थर्डली एक इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं उनसे बोलूंगी कि 3+2 क्या होता है, तो वो मतलब ऑफकोर्स लिख के, मेंटली वो अभी ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे स्टेज में, बट अपने कॉपी पेन में लिख के वॉट एवर हाउ एवर वो 3+2 किसी तरीके से बता देंगे कि 3+2 इज 5। बट फिर मैं अगर उनसे क्वेश्चन पूछूंगी कि 5-2 क्या होता है, तो हमें तो पता है अरे 5-2 3 तो होगा, लेकिन ये जो इरिवर्सिबिलिटी है ना, वो मेंटली इन चीजों को रिवर्स करके नहीं बता पाएंगे। 5-2 को फिर से वो पूरे प्रोसीजर से करके ही बताएंगे। सो ये एक इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया। एंड एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक और लिमिटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या है, जहां पे उन लोगों को लगता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी लाइफ है, ठीक है। वो सपोज गिर गए कहीं पे या कुछ हो गया तो उनसे पूछते हैं ना अरे क्या हुआ, मुझे दरवाजे ने मारा। एंड इवन वी ऑल्सो रीइंफोर्स दैट एनिमिस्टिक थिंकिंग कोई गलत चीज नहीं है, वो उनके डेवलपमेंट का पार्ट ही है, ठीक है, करना भी चाहिए। तो जब हम बोलते हैं ना कई बार कि अरे आप गिर गए दरवाजे की पिट्टी करो, पिट्टी करते हैं दरवाजे की, सो दैट इज व्हाट एनिमिस्टिक थिंकिंग इज, कि इनएनिमेट चीजों में भी हम लाइफ डाल रहे हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की। लेकिन ये चीज है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज तक, जो पुरानी स्टेज तक आपकी कुछ चीजें नहीं थी, जैसे सिंबॉलिक थिंकिंग नहीं थी, लैंग्वेज नहीं अपीयर हो रही थी, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होने लग जाती हैं, थोड़ी बहुत सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। एंड आफ्टर दैट द चाइल्ड एंटर्स द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 to 11 ईयर्स में। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में काफी सारी लिमिटेशंस जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की थी वो रिमूव हो जाती है। जैसे कि अब बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं रहता, ठीक है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने लगता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं रहती, यानी कि वो चीजों को, जो इनएनिमेट चीजें हैं उनको लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मानता, ठीक है। बच्चे के पास अब कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी द चाइल्ड लर्न्स। तो अब अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चों को दोनों ग्लास देंगे
तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे नो कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है. सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो कंजर्वेशन का भी एबिलिटी उनमें डेवलप हो गया. ठीक है. अब और एक और चीज जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में थी कि वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते थे बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होने लग जाएगी. ठीक है. सेकेंडली जो है डिसेंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि अब वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं सारी चीजों पे फोकस कर पा रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में. फिर एक और चीज जो आती है कि रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है. तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अगर मैं उनसे 5 - 2 पूछूंगी तो रिवर्स करके वो मेंटली मुझे बता पाएंगे कि 5 - 2 = 3. सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जो प्री ऑपरेशनल के कुछ लिमिटेशंस थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंडली एक और चीज ऐड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जिसे बोलते हैं सीरिएशन. ठीक है. सीरिएशन में क्या होता है, थिंकिंग डेवलप हो जाती है in which the child is able to understand the mental representation also. ठीक है. हम बोलते हैं ना एक सीरियल में हायरार्किकल ऑर्डर में डेवलप करो, आप चीजों को अरेंज करो, तो वो चीजें भी अब बच्चे जो है मेंटली कर पाते हैं. सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में द चाइल्ड्स सिंबॉलिक थिंकिंग इज मोर डेवलप्ड. थोड़ी और अब डेवलप हो गई है वो सिंबॉलिक थिंकिंग, और जो उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो लॉजिक अप्लाई करने लग गए हैं चीज़ों को लेकर. ठीक है. कंजर्वेशन और ये सारी क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें भी उनकी डेवलप हो गई हैं. लेकिन एक लिमिटेशन जो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट की है वो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हैज नॉट येट बीन डेवलप्ड. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं ना, जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ना हम डायरेक्टली सोच देख सकते हैं ना डायरेक्टली उनके बारे में उनको टच कर सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस. ठीक है. कॉन्फिडेंस को वन के नॉट टच कॉन्फिडेंस और वन के नॉट सॉर्ट ऑफ सी कॉन्फिडेंस एज इट इज, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. या फ्रीडम अगर बोला जाए तो फ्रीडम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो, और उनको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी थिंकिंग भी जिसमें बोला जाता है, उन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड सिंबॉलिक थॉट डेवलप नहीं कर पाते कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है. तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट उनकी एब्सेंट है. जो भी उनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट है, जो भी उनका लॉजिक है, जो भी उनके सिंबॉलिक थॉट्स हैं, वो सिर्फ लिमिटेड है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से. कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको वो डायरेक्टली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दैट इज वाई स्टेज का नाम क्या हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, की जो भी उनका लॉजिक है, वॉट एवर देयर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, दे आर लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी एब्सेंट है. देन फाइनली दे एंटर द फोर्थ स्टेज जिसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 12 ईयर्स टू अडल्टहुड. अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, आपने गेस कर ही लिया होगा, जिसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि abstract thinking develop हो जाती है. So now the child is able to understand the concepts like freedom, confidence. ठीक है. ये सारी चीज़ों को के बारे में बच्चा सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है. जिन चीज़ों को मन में इमेजिन करके सोचा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्टली सोचा जा सकता है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, वो सॉर्ट ऑफ डेवलप हो जाती है. और एक और चीज़ फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट में जो डेवलप होती है, दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग. क्या नाम है इसका, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग. यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ जनरल थ्योरीज होती हैं, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन जनरल थ्योरीज या जनरल प्रिंसिपल्स से बच्चा स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालना सीख जाता है. तो सपोज अगर हम उनको एक जनरल थ्योरी बता दें कि सारे एनिमल्स जिन पे हेयर होता है वो मैमल्स होते हैं, और कभी किसी दिन वो स्कूल से आते जाते कहीं पे एक ऐसा एनिमल देखें जो बहुत फरी है और उस पर बहुत सारे हेयर्स हैं, तो जो हमने उन्हें जनरल थ्योरी बताई थी कि सारे एनिमल्स जिन पे हेयर होता है वो मैमल्स होते हैं, उस जनरल थ्योरी से वो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल के ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये फरी एनिमल भी एक मैमल ही होगा क्योंकि इस पे हेयर है. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज योर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जहां पे आप हाइपोथेसिस डिड्यूस कर रहे हो फ्रॉम अ जनरल थ्योरी. ठीक है. आप रीजनिंग लर्न कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है. ठीक है. कि वाई ऑफ थिंग्स, कि क्यों कोई चीज हुई, वो चीज डेवलप होती है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डेवलपिंग ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स लाइक
एथिक्स, पॉलिटिक्स, मॉरल इश्यूज, सारी चीज़ें बच्चा एक्सप्लोर करने लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के। जैसा आप एज देख रहे हो 12 ईयर्स से अडल्टहुड, सो दिस इज ऑल्सो द एज ऑफ मोस्टली द अडोलेसेंट। 12 साल के बाद 13, 14, 15 वाली एज आएगी ना, सो अडोलेसेंस की एज है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? एक कॉन्सिक्वेंस है इमेजिनरी ऑडियंस का। अब क्योंकि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी आ गई, तो अडोलेसेंस में स्पेशली इमेजिनरी ऑडियंस आ जाता है कि अडोलेसेंस ऑलवेज फील कि हर वक्त कोई ना कोई उनको ही ऑब्जर्व कर रहा है। वट एवर दे विल बी डूइंग दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय एवरीबडी। हालांकि हर कोई अपने काम में बिजी है क्लास में, नोबडी इज प्रोबेबली ऑब्जर्विंग देम, बट उन्होंने एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर रखी है मन में दैट एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग मी ओनली। और इसीलिए कहीं ना कहीं अडोलेसेंट वाली जो एज आती है उसमें बच्चे बड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। दे बिकम कॉन्शियस ऑफ हाउ दे आर लुकिंग, हाउ दे आर ईटिंग, हाउ दे आर सिटिंग, क्योंकि उनको एक इमेजिनरी ऑडियंस लगती है कि एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग मी। ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का होता है पर्सनल फैबल। पर्सनल फैबल मतलब कि जो भी इवेंट्स मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, वो मेरे लिए यूनिक है, मैं ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ और कोई मेरी बात नहीं समझेगा। सो अडोलेसेंट्स कई बार बोलते हैं ना, पेरेंट्स अगर उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो तुरंत बोलते हैं रहने दो, आप नहीं समझोगे। सो वो होता है पर्सनल फैबल, जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट का कंसेप्ट होता है कि बच्चे जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको ये फीलिंग आती है कि वट एवर दे आर गोइंग थ्रू ओनली दे कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। कोई और उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, कोई और उनको समझ ही नहीं पाएगा। और इस वजह से ही एक क्रिटिसिज्म के टूवर्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसी ने भी कोई भी नेगेटिव कमेंट पास किया, उनको तुरंत लगेगा ये मेरे लिए होगा। ठीक है। कोई भी हंस रहा है कॉरिडोर में, दिल सडनली फील कि ये मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। सो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इवन दो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के भी अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो दीज आर योर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दी थी पियाजे ने। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चारों स्टेज क्लियर है, कौन सी स्टेज में क्या चीज़ हम लर्न करते हैं, क्या चीज़ लिमिटेशन में चली जाती है, वो भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। एंड पियाजे का एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यही है कि उनको लगता था कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, दीज आर यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। दैट मीन्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, हर एक बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसी स्टेज से होता हुआ जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू यू अग्री विद पियाजेस व्यू? क्या ये यूनिवर्सल आपको लगता है स्टेजेस होंगे, या कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं इन सारे स्टेजेस को? ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट अभी भी है किसी भी स्टेज में, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप सोशल मीडिया या ईमेल से भी रीच आउट करके डाउट पूछ सकते हैं। एंड आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू। अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सो सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको अपने सब्सक्रिप्शन फीड में मिलती जाए एंड आपको अपना मोटिवेशन टू बिगिन योर स्टडीज मिलता जाए। सो लेट्स क्रैक इट सीरीज को काफ़ी वक्त हो चुका है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव बीन अपलोडिंग 2 वीडियोज एवरी डे फॉर यू ऑल। ठीक है। 2 PM पे और एक वीडियो 6 PM पे। आई होप आप सारी वीडियोज देख रहे हैं, कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है उनको पढ़ने से। एंड डू रिमेंबर कि थ्योरी करते करते साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। एमसीक्यू की कोई अगर आपके पास बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर योरसेल्फ। सो डू मेक श्योर दैट आप वो एमसीक्यू साथ साथ करते जाएं, ताकि आपकी जो है नॉलेज अप्लाई हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी थ्योरी बेस्ड एग्जाम, देन मेक श्योर यू डू योर प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग वेरी वेल। ठीक है। सो चलिए, ज्यादा बोर नहीं करूंगी अब आप लोगों को। आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय एवरीवन। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाई गॉड स्काई सोशियो कल्चरल थ्योरी। ऑल राइट, बाय बाय।